हेलो स्टूडेंट्स, हम दो के पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूमेरिकल है, 400 केल्विन ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब दे रखा है। विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो परासरण दाब ज्ञात करने के तीन हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि परासरण दाब से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो पहले तीनों फॉर्मूले आप लिख लो। और यहाँ पर तो सीधा ही एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, पाई बराबर सी आर टी, क्योंकि सी आपसे पूछा है, पाई दे रखा है, तो वही फॉर्मूला हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। पाई पूछा है, सी दे रखा है, आर दे रखा है और टी दे रखा है। तो आप समझ गए होंगे, बड़ा ही आसान सा सवाल था। सी का मान ज्ञात करेंगे तो पाई बटे आर टी का मान रखकर हम सी का मान ज्ञात कर लेंगे मोल प्रति लीटर में। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प का क्या होगा यदि 1 चम्मच चीनी उसमें डाल दी जाए। जो चीनी होती है वो अवाष्पशील विलेय है, और अवाष्पशील विलेय को जब हम शुद्ध विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन होता है। अगला क्वेश्चन है, वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा अणु संख्या गुणधर्म उपयुक्त होता है। ये याद कर लेना, क्योंकि 2014 में ये पूछा गया था। परासरण दाब वृहद अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। ये अणु संख्या गुणधर्म काम में लेते हैं। 16 का क्वेश्चन है, क्या क्वथनांक उन्नयन समान होगा यदि 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड या 0.1 मोल चीनी को 1 लीटर जल में विलय किया जाता है। तो देखिए, ये जितने भी अणु संख्या गुणधर्म है ये किस पर निर्भर करते हैं, अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या पर। जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्वथनांक उन्नयन भी ज़्यादा होगा। तो देखिए, हमने 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड अगर हम किसी विलायक में घोलते हैं जहाँ जल है, तो जल में घोलते हैं 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड, तो वो जल में घुलकर Na+ और Cl- आयनों में विभाजित हो जाएगा, यानी कि उसके 2 गुना मोल बन जाएंगे। सोडियम क्लोराइड के 2 गुना मोल बन जाएंगे जल में मिलाते ही। जबकि 0.1 मोल चीनी है तो जितने मोल उसमें घोलेंगे वो उतने ही मोल बने रहेंगे, क्योंकि चीनी का ना तो आयनन होता है ना ही संगुणन होता है। तो अब देखिए, किसके मोल ज़्यादा हुए जल में मिलने के बाद, सोडियम क्लोराइड के ज़्यादा हुए। जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसका क्वथनांक उन्नयन भी अधिक होगा। तो बात समझ गए होंगे। उत्तर पढ़ता हूँ। क्वथनांक उन्नयन दोनों विलयनों में असमान होगा। 0.1 मोल प्रति लीटर सोडियम क्लोराइड के विलयन का क्वथनांक उन्नयन अधिक होगा, क्योंकि NaCl का आयनन होने के कारण कणों की संख्या दोगुनी हो जाएगी और क्वथनांक उन्नयन भी लगभग दुगुना होगा। चीनी का आयनन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्या हम स्थिर क्वांथी मिश्रण के यौगिकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक कर सकते हैं। देखिए, प्रभाजी आसवन की जो विधि है वो तब काम में ली जाती है जब अलग अलग द्रव्यों का क्वथनांक अलग अलग होता है। जब कोई ऐसा मिश्रण लिया जाता है जिसमें अलग अलग द्रव होते हैं जिनके क्वथनांक भी अलग अलग होते हैं, तो उनको प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक कर लेते हैं। जिनका क्वथनांक अलग होगा उसकी वाष्प, जिसका क्वथनांक कम होगा उसकी वाष्प पहले मिलेगी, वो पहले पृथक हो जाएगा। जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में उसकी भाप बनती है, वो बाद में पृथक होता है। लेकिन स्थिर क्वांथी मिश्रण जो होता है उसमें चाहे कितने भी पदार्थों का मिश्रण हो, वो सभी एक साथ ही उबलेंगे, एक ही तापमान पर उबलते हैं, इसीलिए तो नाम पड़ा है उसका स्थिर क्वांथी मिश्रण। तो उत्तर क्या होगा, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों यौगिकों के एक निश्चित प्रतिशत के मिश्रण का क्वथनांक निश्चित होता है, जिस पर दोनों यौगिक साथ में ही आश्रित होंगे।
अगला प्रश्न है, शुद्ध विलायक तथा एक विलयन के वाष्प दाब एवं ताप के मध्य आरेख खींचने पर क्रमशः प्राप्त वक्रों का चित्र बनाइए। मैंने आपको नोट्स में अच्छे से समझाया है। अगला इसी में ही दूसरा पार्ट है, नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। देखिए ये प्राशन की क्रिया है। बाहर के विलयन का प्राशन सांद्रता ज़्यादा है और अंदर रुधिर कोशिकाओं में सांद्रता कम है, इसलिए जल के अणु, विलायक के अणु रुधिर कोशिकाओं से बाहर की ओर गति करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जिससे रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। जब रुधिर कोशिकाओं को नमकीन जल में रखा जाता है तो उनमें उपस्थित विलायक प्राशन द्वारा नमकीन जल में आ जाता है, परिणाम स्वरूप रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व इतना है तो H2SO4 की मोललता की गणना कीजिए। इस तरह के प्रश्न मैं क्लास में अच्छे से आपको करवा चुका हूँ। तो देखिए यहाँ इसका क्या मतलब है कि 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम पानी में घुला हुआ है, ठीक है। और ये जो घनत्व दे रखा है ये पूरे विलयन का दे रखा है और मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता ज्ञात करते हैं तब विलायक का भार हमें चाहिए होता है, लेकिन भार किसका दे रखा है? विलयन का दे रखा है। तो विलयन के भार में से विलेय का भार घटाएंगे तो विलायक का भार आ जाएगा। क्योंकि मोललता में किलोग्राम में चाहिए भार तो उसे किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। अगर यहाँ चेंज नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर चेंज होता है। यहाँ 90 लिखेंगे तो ऊपर 1000 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मोललता के सूत्र में जैसा होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का मोलर द्रव्यमान। यहाँ क्वेश्चन में मोलर द्रव्यमान नहीं दे रखा है, इसका मतलब H2SO4 का मोलर द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। पता नहीं है तो कैलकुलेट कर लेंगे। विलायक का भार या द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान हमने ज्ञात किया है, वही तो हमें कंफ्यूज कर रहा था। और देखिए यहाँ ये घनत्व आपको दिया गया है जिसका हमें कोई उपयोग यहाँ नहीं करना था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ था। क्योंकि मात्रा W/W में दे रखी है, W/V में देता तब इसका काम यहाँ पड़ता। इसीलिए जल्दबाजी में ये सवाल गलत हो जाता है जब हम इसको नहीं देखते सांद्रता की इकाई किस में दे रखी है, समझिए ना। देखिए 1.84 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये घनत्व है, इसका उपयोग कहीं नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आंकड़े दे रखे हैं वो आपके सवाल में भी काम में आए, ठीक है। इसीलिए ये समझना, ठंडे दिमाग से करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही मोलरता ज्ञात करने का प्रश्न है, ये भी मोलरता ज्ञात करने का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन का घनत्व दे रखा है। पोटेशियम आयोडाइड विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता याद करनी है तो मोलरता के लिए सूत्र लिख लें। सबसे पहले विलेय का मोल, विलेय के मोल कितने हैं? W/W यानी कि 10 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड 100 ग्राम विलयन में विलेयशील है। तो विलयन का द्रव्यमान आ गया, तो विलयन का आपको क्या चाहिए? घनत्व भी चाहिए, और विलयन का घनत्व भी दे रखा है। तो यहाँ ये घनत्व काम में आएगा। देखिए दोनों एक जैसे, इसीलिए मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ इस प्रश्न की कि यहाँ घनत्व काम में आएगा, क्योंकि मोलरता पूछी है। मोलरता पूछी है तो विलयन का हमें क्या चाहिए? आयतन चाहिए, और आयतन ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान में घनत्व का भाग देना होगा। द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान है 100 है, 10 नहीं है, 100 ग्राम, और घनत्व है 1.202 ml, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ है, आयतन आ गया है। ये करेक्शन कर लेना आप, ये 100 है, 10 नहीं है।
तो मोलरता ज्ञात करने का सूत्र है विलय के मोल। विलय के मोल मतलब विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, जो कि दे रखा है। पोटेशियम आयोडाइड का मोलर द्रव्यमान नहीं दे रखा, तो निकालना होता है। ज़्यादातर ऐसे विलय जिनका मोलर द्रव्यमान हम आसानी से नहीं निकाल पाते, उनका दे दिया जाता है। तो यहाँ दे दिया है 10/166। और विलियन का आयतन, विलियन का आयतन निकाल लिया है 100 बटे द्रव्यमान बटे घनत्व, तो 100/1.202 ऊपर लिख दिया। या तो यहीं सॉल्व करके लिख लो, इसको यहाँ मान रख दो। यहाँ सॉल्व नहीं करते हो तो ऐसे कैसे ये मान यहाँ रख दो, तो 100 यहाँ रह जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। 1000 से इसलिए किया है क्योंकि ग्राम में विलियन का आयतन ml में है, तो इसे लीटर में चेंज करना है, मोलरता आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे परीक्षाओं में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब पाठ के कुछ प्रश्न देख लेते हैं। क्या गर्मियों में रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह दी जाती है? नहीं दी जाती, क्योंकि इसकी सलाह सर्दियों में दी जाती है, क्योंकि यह जल के हिमांक को कम कर देता है, जो सर्दियों में रेडिएटरों में जल को जमने से रोकता है। बात समझना है इसको, ये क्वेश्चन दो तरह से घुमाया जाता है। या तो सीधा ही पूछ लेते हैं, सर्दियों में गाड़ियों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह क्यों दी जाती है? या तो इस तरह से पूछेंगे, ये सीधा क्वेश्चन है। सलाह क्यों दी जाती है सर्दियों में? क्योंकि एथिलीन ग्लाइकोल हिमांक को कम कर देता है। हिमांक कम हो जाएगा तो जो ऑयल होता है रेडिएटरों में वो जमता नहीं है। रेडिएटरों में जो जल होता है उसको जमने से रोकता है। और दूसरा इस तरह से घुमाकर पूछते हैं, क्या गर्मियों में रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकोल के प्रयोग की सलाह है? गर्मियों में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेडिएटरों में वो जल है वो जमता ही नहीं है गर्मियों में, तो उसमें फिर एथिलीन ग्लाइकोल की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सीधा सा अर्थ है एथिलीन ग्लाइकोल डालने पर हिमांक में कमी आती है। जल में एथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया, इसका मतलब है अवाष्पशील विलय मिलाया है विलायक में, तो हिमांक में अवनमन हुआ है, यानी कि हिमांक कम हो गया है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। 1 मोलर और 1 मोलल जलीय विलयन में किसकी सांद्रता अधिक होती है? ये समझना, 1 मोलर और 1 मोलल जलीय विलयन में किसकी सांद्रता अधिक होती है? 1 मोलर की सांद्रता अधिक होती है। तो देखना, जल की बात हो रही है, जब मोलरता की बात आती है तो हम जलीय विलयन यानी कि विलयन का आयतन लेते हैं 1 लीटर। ठीक है, और जब मोललता की बात आती है तो हम जल का भार लेते हैं 1 किलोग्राम। तो बात को समझना कि 1 किलोग्राम जल 1 लीटर पानी से कम होता है, उसका आयतन कम होगा। 1 किलोग्राम पानी का आयतन 1 लीटर से कम होता है। तो मोलल में जो भाग में होता है किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी है, उसका आयतन 1 लीटर से कम होता है। इसलिए जो सांद्रता होगी वो 1 मोलर विलयन की ज़्यादा होगी, यानी कि मोलरता का मान मोललता से हमेशा ज़्यादा होता है। अगर हम आंकड़े एक जैसे ही लें दोनों के लिए, तो मोलरता का मान मोललता से ज़्यादा आएगा, तो 1 मोलर विलयन की सांद्रता अधिक होगी। समझना, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। अगला क्वेश्चन है, NaCl, MgCl2, AlCl3 की मोलरता समान होने पर हिमांक, क्वथनांक, वाष्प दाब और परासरण दाब का आरोही क्रम लिखो। तो देखिए, इसमें हमें पता है कि जब इन तीनों को ही घोलते हैं पानी में तो क्या होगा, ये आयनित होंगे। 1 मोल AlCl3 से 3 मोल आयन बन जाएंगे। 3 मोल क्यों? क्योंकि 1 बनता है Al+3 का आयन, 2 Cl-Cl-, यानी कि 3 मोल आयन बनते हैं, यानी कि मात्रा बढ़ जाती है। अब अवाष्पशील विलय हैं ये तीनों ही, और हमें पता है कि अवाष्पशील विलय मिलाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक उन्नयन होता है। तो सबसे ज़्यादा किसके मोल बनेंगे? इसके बनेंगे। तो
इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होगा। और ऐसा ही प्राशन दाब के लिए है कि प्राशन दाब भी उसी का ज़्यादा होता है जिसके मोल ज़्यादा होते हैं। उसके बाद इसके 3 ही मोल इसके देखिए 4 मोल बनते हैं, 3 और 1 4। इसके 3 मोल बनते हैं, 2 और 1 3, और इसके 2 ही मोल बनते हैं। तो AlCl3 से 3 मोल बनेंगे, सॉरी 4, 3 तो क्लोराइड के आयन और 1 एल्यूमिनियम +3 आयन, तो 4 मोल बन जाते हैं 1 मोल से ही। इसलिए इसका क्वथनांक उन्नयन और प्राशन दाब ज़्यादा होता है। तो ये क्रम होगा आरोही क्रम क्वथनांक और प्राशन दाब का। सबसे कम इसका होगा, फिर इसका होगा ज़्यादा, और फिर इसका सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन हिमांक तथा वाष्प दाब का आरोही क्रम लिखना है तो ये उल्टा हो जाएगा। कारण है जिसके जितने ज़्यादा मोल होंगे उसके हिमांक में अवनमन उतना ज़्यादा होगा, यानी कि उसका हिमांक उतना ही कम होगा। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हिमांक तो इसी का होगा, क्योंकि AlCl3 की वजह से तो हिमांक में अवनमन हो गया है, इसके ज़्यादा मोल होने की वजह से हिमांक इसका कम हो गया है। और हमें लिखना क्या है, आरोही क्रम। तो यानी कि किसका हिमांक सबसे ज़्यादा है, NaCl का, फिर इसका कम हो जाएगा क्योंकि इसके मोल ज़्यादा बन जाते हैं, इसके आयन ज़्यादा हैं, 3 आयन हैं, और इसके आयन 4 हैं, तो इसका हिमांक सबसे कम होता है। ठीक है। और ऐसा ही वाष्प दाब का होता है, वाष्प दाब में भी अवनमन होता है। तो AlCl3 का वाष्प दाब में के कारण वाष्प दाब का अवनमन सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका वाष्प दाब भी सबसे कम होगा। और हमें आरोही क्रम लिखना है तो आरोही क्रम में कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं, तो NaCl का वाष्प दाब सबसे ज़्यादा होगा, हिमांक भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तो ये बात समझने की है, 1-2 बार अच्छे से दिमाग लगाते हैं, अणुसंख्या गुण धर्मों को समझते हैं तो बात समझ में आ जाती है। 0.2 मोलल विलयन का क्या अर्थ है। 0.2 मोल 1000 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। राउल का नियम लिखना है। प्रतिलोम प्राशन की परिभाषा लिखनी है, और ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को देखना, समझना इसको कि इसमें ना संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए सूत्र रख लिया हमने। और इस सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए, n का मान चाहिए और i का मान चाहिए। संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है, संगुणन की मात्रा के लिए ये सूत्र हम निकाला था, ये सूत्र हमने रख लिया। n का मान क्या होता है कि कितने अणु आयनित होते हैं या फिर कितने अणु संगुणित होते हैं, इन दोनों का मान n से संबंधित है। तो जब बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में डालते हैं तो इसके 2 अणु संगुणित होकर 1 अणु बन जाता है, तो n का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमें चाहिए i का मान, और i है वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक का मान कैसे निकालते हैं, प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। और दूसरा तरीका है कि सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रेक्षित अणुभार। ठीक है। तो ये हमें देखना है कि यहाँ प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान किसके दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में पढ़ने पर हमें लग रहा है कि ना तो प्रेक्षित मान दे रखा है, ना ही सैद्धांतिक मान दे रखा है। तो हमें क्या करना है, दोनों ही मान निकालने हैं। हम क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हिमांक अवनमन का मान दे रखा है और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक दे रखा है। तो इसकी सहायता से हम विलेय का मोलर द्रव्यमान जरूर ज्ञात कर सकते हैं, जिसका सूत्र हमने निकाला था। तो ये मोलर द्रव्यमान प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान होगा, विलेय का प्रेक्षित होगा। तो सैद्धांतिक मान क्या होगा, तो सैद्धांतिक मान बेंजोइक अम्ल का हम उसके परमाणुओं के द्वारा निकालते हैं। बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ये होता है। तो इसमें प्रत्येक परमाणु का परमाणु भार जोड़ देंगे, सभी परमाणुओं का परमाणु भार निकाल के उन सभी के परमाणु भारों का योग ही उसका सैद्धांतिक अणुभार होगा। ये या तो दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता, तो इसके अणु सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये सैद्धांतिक मान है, और प्रश्न में दिए गए आंकड़ों से हम प्रेक्षित मान निकाल लेते हैं अणुभार का। और हम क्या करेंगे, सैद्धांतिक मान में प्रेक्षित अणुभार का मान दे देंगे, क्योंकि उल्टा होता है इसके लिए, अणुभार के लिए i का सूत्र। तो सैद्धांतिक मान में प्रेक्षित का मान देंगे तो i का मान आ जाएगा। अब हम संगुणन की मात्रा के लिए जो सूत्र है उसमें ये मान रखकर संगुणन की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो ये था 2 का पार्ट, और इसका टेस्ट होगा सैटरडे को।